चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ी सुपर पावर अगले 20 सालों में क्यों बनेगा और वो यूएस से आगे क्यों निकलेगा, इसका स्पेसिफिक रीजन बताता हूँ कि ऑटोक्रेसीज जो होती है ना, ये डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसीज, ये डेमोक्रेसी से ऑन एनी डे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। ऑन एनी डे एक्चुअली चाइना की $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है आज की डेट में। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी पता है कैसे बनी है? यूएस और यूरोप के जो इन्वेंशन हुए, इनोवेशन हुए, उनको उठाओ, रिवर्स इंजीनियर करो और उनके बाद में मास एग्जीक्यूशन करो, जो यूएस नहीं कर सकता। मतलब ये कि जहां हमेशा यूएस ये सोचता रहा, जब 1990 1980 से लेके 2010-15 तक वो यही सोचता रहा कि भाई मिडिल ईस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से ऑयल आता है, और उसी में वो लगा रहा। वहां चाइना जो है वो एक चीज पे काम कर रहा था। यूएस को हमेशा ये लगता था कि भाई इनोवेशन हम कर रहे हैं, ईवी व्हीकल्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सारी इनोवेशन हम कर रहे हैं। उन्हें पता था कि चाइना जो है हमारी चीजों का कॉपी करता है, हमारी टेक्नोलॉजी को कॉपी करता है। लेकिन कोई इंसान जो कॉपी कर रहा है ना, वो कभी भी ओरिजिनल से ज्यादा तगड़ा नहीं हो सकता। पर ये बहुत बड़ी भूल होती है लोगों की, ऐसा नहीं है। अगर कोई इंसान ओरिजिनल की कॉपी कर सकता है तो उसके बाद भी तो डेवलपमेंट कर सकता है ना। मतलब ये कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है, R&D, उसमें अगर तुमने 30-40 साल लगाए, सामने वाला अगर कॉपी एंड डेवलपमेंट कर रहा है तो वो तुम्हारी पूरी इनोवेशन को कॉपी कर रहा है, उसके ऊपर डेवलपमेंट कर रहा है और उसके बाद में पैरेलली मास एग्जीक्यूशन कर रहा है। मास एग्जीक्यूशन का मतलब ये है, चलो एग्जांपल से बताता हूँ। ईवी व्हीकल्स जो है ना, वो मोस्टली यूरोप का इन्वेंशन था। आपको पता ही होगा, यूरोप की जो कंट्रीज हैं, जर्मनी और यूके, ये सारे ही तो इनका हमेशा से ही कार, गाड़ियां, इनसे बहुत प्यार रहा है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती है ना, मर्सिडीज और ये जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों की भी, ये वहीं से आती है। तो जो ईवी टेक्नोलॉजी है ना, वो भी अच्छी खासी जो डेवलप हुई थी, उसका जो इनोवेशन होना स्टार्ट हुआ था, या मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीजें वो यूरोप के अंदर हुई थी, या कुछ यूएस के अंदर, या कुछ और कंट्रीज के अंदर हुई होंगी। ठीक है भाई, तुम्हारा इनोवेशन है, तुम्हारा सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आपको चाइना तो आना पड़ेगा, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी थोड़ी ग्रो तो कर रही है और मार्केट बहुत बड़ा है, बिलियंस ऑफ लोगों की पॉपुलेशन है। आप आओगे तो चाइना हमेशा बोलता था कि भाई हमारे यहाँ बिजनेस करना है तो जॉइंट वेंचरशिप करनी पड़ेगी। मतलब ये कि हमारी कंपनीज के साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम आओगे और हमारे लोगों को गाड़ियां बेचोगे और पैसे ले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। और इस सारी चीजों में चाइनीज कंपनी यूजुअली जो टेक्नोलॉजी होती थी उसको वो आराम से उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे, नई कंपनी खोलते थे, और वो कंपनी जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाती थी किसी भी यूएस या यूरोप की कंपनी से। उसका रीजन ये होता था क्योंकि पूरी की पूरी स्टेट, जो मैं कह रहा था कि ऑटोक्रेसी क्यों आउट परफॉर्म कर जाती है, पूरी की पूरी स्टेट उनको बेनिफिट देती थी, फायदा करती थी। चाइना एट द सेम टाइम जो ये पत्थर होते हैं, ठीक है, उनकी माइनिंग करनी उसने स्टार्ट कर दी थी। उसको ये रियलाइज हो गया था कि ईवी व्हीकल्स अगर अगला फ्यूचर है, और यूएस जो है वो सोते हुए ये सोच रहा है कि भाई इनोवेशन हुआ है, अभी तो 30-40 साल लगेंगे लोगों के पास व्हीकल जाने में, वह चाइना जो है वो ऑलरेडी माइनिंग शुरू कर चुका था, क्योंकि उसको पता था कि अगर तुम्हें मास मैन्युफैक्चर करनी है तो तुम्हें लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, इनकी जरूरत पड़ेगी। और उसने बैटरी इंडस्ट्री क्रिएट करी, ऐसी बैटरी इंडस्ट्री जो तगड़े तरीके से ईवी व्हीकल्स को मार्केट में दे सकती है। अब आप बताओ कि रिसर्च का क्या फायदा अगर आपके पास ये वाला एग्जीक्यूशन ना हो तो। ये एग्जीक्यूशन उसने हर जगह किया। ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है वो यूएस और यूरोप की है मोस्टली, लेकिन आज की डेट में DJI के जो ड्रोन्स है, चाइनीज ड्रोन्स, वो यूएस पुलिस और आर्मी भी यूज कर रही थी। आर्मी में खैर बैन कर दिया गया, लेकिन यूएस पुलिस आज भी यूज कर रही है। इसलिए नहीं कि वो लोग अपने देश के ड्रोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, भाई वो चीप है, ज्यादा इफेक्टिव है तो यूज करेंगे। मतलब ये कि जो हम ये सोचते हैं ना कि ओरिजिनल से तगड़ा कॉपी कभी नहीं हो सकता, ये सिर्फ बातों में और कोटेशंस में अच्छा लगता है। अगर कोई इंसान पूरी तरीके से कॉपी करके उस पर डेवलपमेंट कर दे तो आपके ओरिजिनल का कोई सेंस नहीं है। दे डिड अ बेटर एग्जीक्यूशन। आज के टाइम में नेक्स्ट बिजनेस एम्पायर कौन सा होने वाला है? वो एआई ऑब्वियसली। अब एआई के फील्ड में देखो, दुनिया कितना भी बोले आपको कि चाइना जो है वो बहुत तगड़े रोबोट्स बना रहा है, चाइना बहुत आगे निकल चुका है एआई में, नहीं, चाइना अभी भी जो ये मोस्टली जो एआई का काम है ना, वो है कंप्यूटिंग। मतलब ये कि छोटी से छोटी चिप जो है वो बहुत तेजी से कंप्यूटिंग कर देती है। पहले वो ढोलक वाले कंप्यूटर आते थे, आज की डेट में जो आपका M4 चिप वाला मैकबुक आता है ना, एप्पल का मैकबुक लैपटॉप, उसमें जो चिप है ना वो इतनी है, फिंगर नेल के साइज के बराबर, उससे आपका पूरा लैपटॉप चल रहा है। चिप छोटी होती जा रही है और ज्यादा से ज्यादा तेजी से कंप्यूटिंग कर सकती है। तो एआई के लिए ये तगड़ी तगड़ी चिप्स चाहिए होती हैं, जो यूएस की जो एनवीडिया कंपनी है ना, उसकी चिप्स दुनिया की बेस्ट चिप्स है। ठीक, चाइना अभी भी उसमें 4-5 साल पीछे है, और यूएस ये बहुत अच्छे से समझ चुका है कि मैं किसी भी हालत में ये चिप्स और एआई का जो एम्पायर है वो चाइना के हाथ नहीं लगने दूंगा। क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो एक्चुअली चाइना क्या करेगा। यहाँ एआई के थ्रू तुम, ठीक है, चैट जीपीटी 4 बना दिया, जेमिनाई, ग्रोक, बढ़िया बढ़िया चैट जीपीटी के नए नए इन्वेंशन यूएस में हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो चाइना की तरफ से आपको बहुत तगड़ी चीजें आपके पास आती हुई नहीं दिख रही हैं। मतलब ठीक है, कुछ रोबोट्स हैं, कुछ ड्रोन्स हैं, बहुत अच्छे बना रहे हैं, पर ऐसी चीज जो आपके पूरे देश को घेर ले,
जैसे चाइना के भाई टॉयज आए तो पूरे देश में इंडिया में बज रहे थे, G5 और ये फोन आए थे, वीवो ओप्पो हर जगह पूरे इंडिया में बज रहा है। तो ऐसी तो कोई चीज आई नहीं है जो चाइना से मास मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में आ गई, दुनिया में पहुंच गई। क्योंकि यूएस जो है वो पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि अपनी जो एआई की बेस्ट चिप्स हैं वो चाइना के पास किसी भी तरीके से नहीं जानी चाहिए। उनकी जो एनवीडिया की चिप्स आती है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स लगा के रखता है कि अगर किसी देश को दे भी रहा ना 1-2 हजार चिप्स, तो उस पर भी पूरी नजर बना के रखेगा कि चाइना की तरफ किसी तरीके से चली ना जाए, क्योंकि वो चाइना उसका क्या कर देगा यू कांट इवन इमेजिन। लेकिन चाइना इसी टेक्नोलॉजी को उठाने के लिए पीछे से क्या कर रहा है, वही बता रहा हूं ना मैं, ऑटोक्रेसीज जो है वो डेमोक्रेसी को इजीली मैनिपुलेट कर लेती है। बहुत ही सरप्राइजिंग स्टोरी है। आज की डेट में जो लड़ाई है ना यार, वो अभी तो चलो फिर भी फाइटर जेट्स मिसाइल्स इनकी लड़ाई रह गई है, आने वाले 10 सालों में नहीं होगी। ये ईरान ने अभी कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ उसमें दिखा भी दिया। लड़ाई जो है वो इकोनॉमिकल है, हम तुम्हारा ये ब्लॉक कर देंगे, हम तुम्हारा वो ब्लॉक कर देंगे, तुम्हारे लोगों को ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। और इकोनॉमी जो है ना वो टोटली जीडीपी ड्रिवन होती है। जीडीपी मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ये है कि आप कितने प्रोडक्ट और कितने सर्विसेज हर साल क्रिएट कर सकते हो, उसी की वैल्यू है, पूरी दुनिया उसी से चलती है। इसीलिए आजकल जो कंपनी है वो भी सिर्फ यही फोकस करती है कि उनकी जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो कितना तगड़ा हो सकता है। इसीलिए वो एआई को जितना हो सकता है उतना अपनी कंपनीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आजकल एक बड़ा डर बना रहता है कि भाई जॉब्स कट हो रही है, जॉब्स कट हो जाएंगी, एआई आ रहा है। नहीं, ये कई रिपोर्ट में देखा गया है कि हाँ ये बात सच है कि जॉब्स कट हो रही है, लेकिन एआई जो है ना उससे दुगनी तिगनी या चौगनी स्पीड से जॉब्स को क्रिएट भी कर रहा है, मिलियंस ऑफ जॉब्स को क्रिएट कर रहा है। लेकिन जॉब्स होंगी वही जो एआई का इस्तेमाल करते हुए आउटपुट को कंपनीज को बढ़ा के दें। मतलब एआई तो आउटपुट कंपनी का खुद ही बढ़ा देगा, लेकिन उसका इस्तेमाल करना, उसका एक्सपर्ट होना, उसको मैनेज करना एआई को जो ये कर सकता है, उनके लिए जॉब्स कट नहीं हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई एआई की इस दुनिया में हम इस वेव का, जो एआई की वेव है, उसको राइड कैसे कर सकते हैं। यहाँ आता है आपका मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इनकी अप्रोच बड़ी यूनिक है। ये कोडिंग नहीं सिखाते हैं, ये पहले दिन से ही मॉडर्न एआई टूल्स क्रिएट करना सिखाते हैं। 15+ एआई टूल्स एग्जैक्टली वैसे ही जो रियल वर्ल्ड टेक कंपनीज में जैसे काम हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो करिकुलम है वो पुराना घिसा पिटा करिकुलम नहीं है। यहाँ पे जो टॉप इंडस्ट्रीज के फाउंडर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो स्टूडेंट्स को मेंटर करते हैं। हर स्टूडेंट को यहाँ पे फ्री मैकबुक दिया जाता है ताकि वो पहले दिन से ही बिल्ड करना शुरू करे। साथ में उसको जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो फ्री में दिए जाते हैं, जैसे कि गिटहब कोपायलट, जेमिनी प्रो, क्लोड 3.5। इसका रिजल्ट ये होता है कि स्टूडेंट अगर निकल रहा है, मेहनत करके निकल रहा है, तो वो डायरेक्टली इंडस्ट्री रेडी होकर निकलता है। मिराई एक ऐसा ब्रिज है जो वो गैप है ना कि डिग्री होल्डर तो है बंदा, लेकिन वो इंडस्ट्री के लिए सो फार कोई काम नहीं कर सकता, वो गैप फिल करता है। वो इंसान को इकोनॉमिक एसेट बनाता है। अब इनका जो एंट्रेंस है वो एक टेस्ट के थ्रू और एक इंटरव्यू के थ्रू होता है। सिलेक्शन परसेंट अप्रोक्सीमेटली 12% है। अप्लाई करने की डेट है 15th ऑफ अप्रैल और एग्जाम की डेट है 16th ऑफ अप्रैल। और बाकी और डिटेल्स और जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मेंशन कर रहा हूँ, आराम से जाके खुद गो थ्रू करो। अब आप ये समझ गए कि एआई के वॉरफेयर में जिस दिन चाइना के पास इस लेवल की कंप्यूटिंग स्ट्रेंथ आ गई, एनवीडिया की वो बेस्ट चिप्स आ गई, तो पता नहीं वो कौन सी ऐसी कॉमर्शियल चीजों को जन्म देगा जो उसकी इकोनॉमी को 20 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन, पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर्स ले जाए। क्योंकि चाइना जो है वो मास एग्जीक्यूशन, मास मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। वो इस लेवल पे करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। अभी आप एआई के दिमाग लगा के जो भी सोच रहे हो उससे पता नहीं, यू कांट इवन इमेजिन कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स क्रिएट कर देगा। और यूएस जो है वो बिल्कुल भी एनवीडिया की वो बेस्ट चिप्स या वो जो जितनी भी उसके पास बेस्ट चिप्स हैं वो चाइना के पास नहीं जाने देगा। पर चाइना क्या कर रहा है इन चिप्स को लेने के लिए या उस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए, बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग स्टोरी है। और ये बताती है कि कितने ज्यादा डेमोक्रेसी में कितने ज्यादा लूप होल्स होते हैं। अब देखो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई डेफेमेशन मेरी तरफ नहीं आना चाहिए, इसलिए ये जितना भी है सारा कुछ मेरा एनालिसिस है। एनालिसिस के बेसिस पे मेरे अपने ओपिनियंस है, किसी पे थोप नहीं रहा मैं, ठीक। तो ओपिनियंस जो है वो ओपिनियंस होते हैं भाई, तो मैं वो डेफेमेशन से क्लियर कट बचने के लिए मैं इसलिए बोल देता हूँ एक बार। खैर चाइना तो क्या ही डेफेमेशन करेगा, पर फिर भी जो भी है ठीक है। तो आप गेम समझना, ठीक है। एक्चुअली एक कंपनी है फास्टवेव करके यूएस के अंदर। फास्टवेव क्या करती है, अभी शायद आपको लगे कि फास्टवेव क्यों बता रहे हो भाई, पर समझना, ठीक है। फास्टवेव क्या करती है, जैसे इंसानों को हार्ट अटैक आते हैं ना, तो वो इसलिए आते हैं ना क्योंकि उनकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई, उसमें कुछ कचरा फंस गया। अच्छा, कचरे में ना एक और चीज होती है कैल्शियम। कैल्शियम नाम सुनते ही आपको समझ आ गया होगा कि कोई हार्ड चीज है। अब अगर कैल्शियम आर्टरीज में फंस जाए तो वो बहुत ही रिस्की चीज है, क्योंकि इतनी हार्ड चीज को ब्लड वैसे भी नहीं तोड़ पाएगा। तो उस अगर किसी के में वो फंस जाए तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जो आज के टाइम पे होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पल्सेस। मतलब इलेक्ट्रिक पल्सेस मतलब एक कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजी है, उसमें इलेक्ट्रिक पल्सेस भेजते हैं। वो इलेक्ट्रिक पल्सेस इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं कि वो कैल्शियम जो है वो टूट जाता है, बाकी ऑर्गन्स को डैमेज नहीं होता, और फिर जो है वो कचरा साफ हो जाता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही ज्यादा सलीके से करना पड़ता है, बहुत ही बारीकी से होता है, और इसमें टाइम भी बहुत लगता है। तो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को आप इसमें ट्रीट नहीं कर सकते। अब एक स्टार्टअप है फास्टवेव करके, जो मैंने अभी आपको नाम बताया, वो एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था कि भाई हम लेजर का इस्तेमाल करते हैं। लेजर से हम लोग बहुत लंबे टाइम से हम ह्यूमैनिटी वाले काम करते हुए आए हैं। अब लेजर ना लोगों को समझ नहीं आती लेजर बीम होती क्या है। मैं आपको बहुत
सिंपलेस्ट वे में समझाऊंगा। सपोज करो आप एक रेलवे स्टेशन पे हो, रेलवे स्टेशन पे हजारों लोग हैं खड़े हुए हैं और वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो आपको पता है कि रेलवे स्टेशन टोटली हार्मलेस है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब रेलवे स्टेशन में मैं डर थोड़ी रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि लेजर जो होती है ना, लेजर बीम, वो एक्चुअली लाइट ही होती है, मतलब हमारे चारों तरफ जो ये लाइट है ना वो लाइट ही है वो, लेकिन लेजर जो होती है ना, लेजर बीम, वो स्टील को भी काट देगी। फिर जब ये लाइट कुछ नहीं उखाड़ सकती हमारा, मतलब हार्मलेस है हमारे लिए, तो वो कैसे भाई स्टील को काट देती है? उसका रीजन ये है कि ये जो लाइट है ना, इसमें अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वेव्स हैं, गामा रेज, रेडियो वेव्स, पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, पूरा एक स्पेक्ट्रम है। गामा बहुत कम होती है पर है। अब बात यह है कि ये जितनी भी वेव्स हैं, रेज हैं, ये सारी की सारी जो हैं वो रैंडमली घूम रही है, इसीलिए ये हमारे लिए हार्मलेस है। सेम एग्जांपल जैसे मैंने रेलवे स्टेशन का दिया कि रेलवे स्टेशन पे हजारों लोग रैंडमली मूव कर रहे हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर सारे के सारे हजारों लोग आपको देखने लग जाए तो आप डर जाओगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कोई ना कोई लफड़ा है और मैं तो भूतों के बीच में आ गया और मैं तो गया आज। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल और देता हूं कि अगर मैं हजारों लोगों को गायब कर दूं और सिर्फ एक आदमी को वहां रहने दूं आपके अलावा, और उसके हाथ में बंदूक हो और वो आपको देख रहा हो, तब भी आप समझ जाओगे कि भाई मैं गया, मैं नहीं बचता आज। वही एक्चुअली लेजर बीम का काम है। दूसरा जो एग्जांपल है ना, वो एक ही बंदा खड़ा होने वाला, वो भी अभी समझाता हूं। पर जो हजार लोग आपको देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली लेजर बीम होती है। मतलब ये कि इतनी बहुत सारे जो वेव्स है ना, वो रैंडमली बह रही हैं, लेकिन अगर मैं उन्हें प्रॉपरली एक ही डायरेक्शन में कर दूं, एक ही फंक्शन और फीचर्स के साथ कर दूं, एक साथ वो अटैक करें, तो वो इतनी तगड़ी हो जाती है कि वो लेजर, वो स्टील को भी काट देती है। पर ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उसी लेजर बीम का इस्तेमाल होता है कैल्शियम को ब्रेक करने के लिए, जो फास्ट वेव जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी। अब वो जो लेजर बीम है ना, वो हजार लोगों की या फिर पूरे जो लाइट का एक इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें बहुत सारी वेव्स हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन है जो एक साथ अटैक कर रही है। लेकिन उस कॉम्बिनेशन में एक और रेडिएशन है जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। मतलब उस बड़े से स्पेक्ट्रम में जहां बहुत सारी वेव्स हैं, उसमें एक ही है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वही बंदा है जिसका मैंने बोला था कि रेलवे स्टेशन पे एक बंदा खड़ा है, आपकी तरफ देख रहा है, उसके हाथ में बंदूक है, बाकी सबकी जरूरत भी नहीं है। ये सारी कहानी क्यों बता रहा हूं, अभी आपको सरप्राइजिंग लगेगी। बात यह है कि जिस टेक्नोलॉजी या मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके आप लेजर बीम इस लेवल की क्रिएट कर रहे हो कि वो आपकी आर्टरीज, इतनी पतली पतली आर्टरीज के अंदर जाके कैल्शियम तोड़ेगी, तो उसी लेजर बीम के अंदर वो एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी तो है ना। और ये एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ना, ये वही है जिससे, जो मैंने आपको बताया था कि वो M4 चिप्स जो एप्पल के अंदर इस्तेमाल होती हैं, उन चिप्स के ऊपर लिथोग्राफी करी जाती है। यार इतनी सी चिप है, आपका पूरा लैपटॉप चला रही है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, वो टाइम नहीं रहा आपके जैसे आप देखते थे कि इतनी बड़े बड़े मदरबोर्ड्स हैं, चिप्स हैं, उन पे अलग अलग टाइप की ड्रॉइंग्स हैं, डिजाइंस हैं, उससे पूरा आपका कंप्यूटर चल रहा है। वो टाइम नहीं रहा भाई। अब इतनी सी चिप चला देती है, सिर्फ इतनी सी चिप आपका पूरा लैपटॉप चला देती है। और जो बेस्ट चिप्स हैं वो किस लेवल की होंगी तो आप समझ गए होंगे। अब इन चिप्स पे डिजाइनिंग करने के लिए आप ऐसा थोड़ी ना पेन लेके चल दिए भाई कि डिजाइनिंग करूंगा, या फिर कुछ हाथों से कर रहे हो। उसमें एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस हैं उन्हीं का इस्तेमाल होता है, EUV। मतलब ये कि फास्ट वेव जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, वो टेक्नोलॉजी EUV लिथोग्राफी में भी काम आ सकती है, और ये ऑफिशियल है कि वो डुअल यूज में काम आती है। अब गेम क्या हुआ ये समझो आप। अब एक चीज आप समझ सकते हो कि इस टाइप की जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, उस पे ना जो इन्वेस्टर्स हैं वो आते नहीं है, रिस्क नहीं लेते, क्योंकि यार तुम 10-20 साल इस पे मेहनत करोगे, मान लो एक बोटल नेक सिचुएशन आ गई, एक चीज आपसे शॉर्ट आउट नहीं हो रही, अब साइंटिस्ट को 40 साल और लगेंगे। तो इन्वेस्टर्स ना इस टाइप के स्टार्टअप्स में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, रिस्की बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होते। अब आप गेस करो कि फास्ट वेव को फंडिंग कहां से मिलती है इस काम को करने के लिए? चाइनीज कंपनी के थ्रू, ग्रैंड फार्मास्यूटिकल। वो उनकी फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग करते हैं, $12 मिलियन देते हैं और 40% उनके शेयर्स बाय करते हैं। ठीक है, नॉर्मल चीज है, कोई नहीं, चलो ये तो चलता रहता है कंपनीज के बीच में। लेकिन वो एक चीज की मांग और करते हैं, पहले तो 2 सीट उनकी जो बोर्ड मेंबर्स की रूम होता है, बोर्ड रूम, उसमें 2 सीटें। एट द सेम टाइम एक और चीज डिमांड करते हैं कि फ्यूचर में जो इन्वेस्टिंग होंगी इस कंपनी के अंदर, वो हमारे परमिशन के बिना नहीं होंगी, उसके वीटो पावर। अब कंपनी जो है वो इतना सोचती नहीं है, उनको फंडिंग मिल रही है जो कि वैसे ही थोड़ा मुश्किल मिलने वाली थी, वो मिल गई, ठीक है, वीटो दे दी, पावर दे दी, कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है कि पहली राउंड ऑफ फंडिंग के बाद में जो ग्रैंड फार्मास्यूटिकल है, वो फास्ट वेव को आगे फंडिंग नहीं उठाने देती, वो उसको भूखा मारना शुरू करती है, कोई फंडिंग आगे उसको मिलती नहीं है। उल्टा वो ग्रैंड फार्मास्यूटिकल जो है वो ये जानने की कोशिश करती है कि क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कितना कैसे कर रहे हो, क्या होना चाहिए इसका। वही टेक्नोलॉजी जो उन EUV लिथोग्राफी, जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को भी जनरेट कर सकती है, जो उन्हीं चिप्स में इस्तेमाल होनी है, जो एडवांस्ड AI चिप्स हैं, उनको बनाने में इस्तेमाल होनी है। लेकिन जो फास्ट वेव है वो सीधे सीधे मना करती है कि भाई जो आप सीक्रेट या फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, भले ही आपने 40% शेयर्स बाय कर रखे हैं, लेकिन वो हमको आपको बताएंगे नहीं। आप उसके लिए हमारे साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर लो, उसके बाद अगर ये इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर मिलती है तो आप पे बहुत गंदा वाला केस हो जाएगा। ग्रैंड फार्मास्यूटिकल जो है वो ठीक है,
हम तुम्हें फंडिंग नहीं लेने देंगे कहीं आगे से, मत बताओ, हमें कोई जरूरत भी नहीं है बताने की। फिर वो चुपके से क्या करती है ग्रैंड फार्मास्यूटिकल, वो फास्ट वेव की एक और कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर लेती है। उसके पास भाई इतने शेयर्स हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में उनके लोग हैं, एक कंपनी के साथ वो पार्टनरशिप करते हैं। कंपनी का नाम है जियांगसू मेडिकल टेक्नोलॉजी। क्यों पार्टनरशिप करते हैं? ताकि अब आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो टेक शेयर तो करोगे ना, टेक्नोलॉजी शेयर तो करोगे। अब जियांगसू मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है वो अनदर चाइनीज कंपनी। जब फास्ट वेव के जो ऑफिशियल्स होंगे, लोग होंगे, उनको ये चीज समझ में आनी शुरू हुई कि क्या गेम खेला जा रहा है इस टेक्नोलॉजी को ले जाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमेटी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन यूएस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कंप्लेंट डाली। अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उस पर कंप्लेंट जो आती होंगी वो ऑब्वियसली हजारों आती होंगी, क्योंकि वो यूएस की एक ही ऑर्गेनाइजेशन है और यूएस में टेक के बहुत सारे स्टार्टअप, तो उनके पास से कंप्लेन गई तो उनके स्टाफ मेंबर्स जो है वो उस एप्लीकेशन को, उस कंप्लेन को प्रोसेस करने लग जाते हैं। कंप्लेंट ये थी कि भाई ये गलत मेथोडोलॉजी से हमारी टेक्नोलॉजी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हमारी फंडिंग रोक रहे हैं ताकि हम लॉस में चले जाएं, और जब हम लॉस में चले जाएंगे तो ऑलरेडी सारे एम्प्लॉइज जो हैं वो इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे। टेक्नोलॉजी जो है वो जो ग्रैंड फार्मास्यूटिकल है जिसने इतने बड़े बड़े शेयर्स खरीद रखे हैं उनके हाथ में ऑटोमेटिकली ही चली जाएगी। कंप्लेंट कहाँ गई? स्टाफ मेंबर्स के पास, ठीक है। अब ग्रैंड फार्मास्यूटिकल क्या करती है, यूएस के अंदर ना एक अलग काइंड ऑफ बिजनेस होता है जिसको बोलते हैं लॉबिंग फर्म। जैसे इंडिया में क्या होता है कि अगर आपको किसी मंत्री से कोई काम कराना है तो आप उसके किसी गुर्गे को पकड़ोगे या किसी क्लोज्ड वन को पकड़ोगे कि मंत्री जी से काम करा दो, जो मिठाई होगी हम दे देंगे। यूएस में ये प्रॉपर बिजनेस है, के स्ट्रीट बोलते हैं उसको स्पेसिफिकली। अब यही तो बात है ना कि जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, जो डेमोक्रेसीज हैं, इनके लूप होल्स बहुत ज्यादा है, तो लॉबिंग फर्म जो है वो लीगल है, ठीक। तो ग्रैंड फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो यूएस की वन ऑफ द बेस्ट लॉबिंग फर्म को हायर करती है, चेकमेट, इसलिए ताकि वो लोग कमेटी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन यूएस के सबसे टॉप लेवल के जो ऑफिशियल्स होंगे उनसे उनकी मुलाकात करवाएं और उनके लिए उनसे बात करें। अब लॉबिंग फर्म का ऑफिशियल काम तो ये होता है कि आप अपने क्लाइंट की बात बड़े बड़े लोगों के सामने रखो, पॉलिटिशियन के सामने रखो, लेकिन अनऑफिशियली क्या होता है वो आप समझ ही सकते हो। बात सिर्फ बात रखने की नहीं है, आपका काम हो जाएगा, आपको उसके बदले क्या करना है, कितने पैसे, आप समझ गए जो भी सिचुएशन है। अब चेकमेट जो है ना वो उस बंदे की है जो डोनाल्ड ट्रंप का अच्छा खासा दोस्त है और वो उसके साथ हंटिंग करने जाता है। तो मतलब ये है कि ग्रैंड फार्मास्यूटिकल ने ऐसी कंपनी को हायर किया जो डायरेक्टली जो है वो कमेटी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन यूएस के टॉप ऑफिशियल्स से डायरेक्टली ग्रैंड फार्मास्यूटिकल बात कर सकती है। और बात क्या कर सकती है भाई, तुम बात टाल ही नहीं पाओगे। और जो फास्ट वेव की तरफ से वो जो रिक्वेस्ट आई थी, जो एप्लीकेशन आई थी, उसको बिना देखे या फिर बिना उस पर बहस करे उसको रिजेक्ट कर दिया गया। फास्ट वेव के जो लोग थे वो कहाँ पहुंच पाए, वो तो सिर्फ जो नीचे लेवल के स्टाफ मेंबर्स थे उन तक ही पहुंच पाए, वो तो टॉप ऑफिशियल्स तक पहुंच गए। क्यों? क्योंकि भाई चाइनीज स्टेट कहीं ना कहीं बैक ही कर रही होगी ना उनको। जितने रुपए देके उन्होंने फास्ट वेव के शेयर्स नहीं खरीदे होंगे, उससे ज्यादा तो वो लॉबिंग फर्म पे खरीद अगर करने पड़ जाए खर्च तो वो कर सकते हैं। ये तो वो एक चीज है जो एक्चुअली यूएस की पॉलिटिशियंस के बीच में आ गई और ये अब न्यूज बन गई है ठीक ठाक लेवल। ऐसी कितनी चीज लिटरली चाइना कर रहा होगा जो डेमोक्रेसीज के अंदर वो कर रहा होगा और किसी को पता भी नहीं होंगी, ऐसी सोई चीज। जैसे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि यूएस के जो लोकल लेवल पे न्यूज होती है ना, अब यूएस में कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स और पोर्टल्स हैं उन्होंने हाईजैक कर लिया हर जगह का, किसी और को सर्वाइव नहीं करने दिया कंपटीशन में। अब वो क्या है, बड़े बड़े जितने न्यूज नेटवर्क्स हैं वो लोकल लेवल की न्यूज को पकड़ते नहीं है, लेकिन लोकल लेवल के जो लोग हैं उनको तो न्यूज चाहिए ना भाई। तो यूएस के अंदर जो कुछ लोकल जगह है, टाउन्स हैं, उनमें सबसे फेमस जो न्यूज एप्लीकेशन है ना वो चाइनीज है और वो एआई बेस्ड है टोटली। मतलब चाइना का कोई बंदा जाके वहां पे न्यूज को ट्रैक नहीं कर रहा है, वो एआई का इस्तेमाल करके वहां की लोकल लेवल की न्यूज को इकट्ठा करके एक ही ऐप में दे देते हैं। और यूएस के लोग जो है वो अपनी लोकल लेवल की न्यूज 30-40 किलोमीटर की न्यूज जो है वो चाइना के एआई ऐप से लेते हैं, जो चाइना के अंदर से ऑपरेट करा जा रहा है, जिसे चाइनीज कंपनी ऑपरेट करती है। इसे मैं कभी और समझा दूंगा, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। मेन चीज ये है कि किस तरीके से डेमोक्रेसीज का फायदा या लूप होल्स का फायदा ऑटोक्रेसीज बहुत आराम से उठा लेती हैं। अब ये एडवांस्ड एआई चिप्स जिसके लिए यूएस जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि चाइना के हाथों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अगर वो चुपचाप आपके अंदर आके लेके चले जाएं तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अब डर पता किस चीज से लगता है कि यूएस में जो रेगुलेशंस हैं वो अच्छे खासे लेवल पे हैं, स्पेशली इंडिया के कंपैरिजन में। अगर चाइना वहां ये सब कुछ कर सकता है तो वो इंडिया में क्या क्या कर चुका होगा या कर रहा होगा